25 जून 1975। यह सिर्फ एक तारीख या एक साल या एक दिन नहीं है। यह देश के लोकतंत्र का वो काला दिन कहें या ये काला धब्बा है जिसने न तो कभी देश भूल पाएगा और ना ही इसे लगाने वाली कांग्रेस पार्टी। 25 जून 1975 को वो दिन जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए एक फैसले ने देश के लोकतंत्र का गला घोट दिया था। यहां तक कि देश के नागरिकों से उनके जीने का अधिकार भी छीन लिया गया था। और आज फिर जब जब यह दिन आता है तब तब जो जख्म है वो एक तरह से हरे हो जाते हैं। और आज फिर जब 25 जून का मौका है, 25 जून आज जब फिर आया है, तो एक बार फिर से पूरे देश भर में बीजेपी ने इसे काले दिन के तौर पर मनाया है। जगह जगह प्रोटेस्ट और हड़तालें की गई हैं और इस दिन को याद किया गया है कि किस तरह से पूरे देश के लिए यह दिन एक तरह से काला दिन साबित हुआ था और इस इमरजेंसी के चलते देश को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। अब जाहिर सी बात है कि 25 जून ऐसे मौके पर आया है जब देश में संविधान बचाने की कोशिश की जा रही है। तो आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में भी समझने की कोशिश करेंगे कि आपातकाल के 49 साल हुए हैं और संविधान पर आखिर कैसा सवाल उठाया जा रहा है। इसी को हम समझेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में। आज के ही दिन देश में इमरजेंसी लगा के बड़े बड़े लीडरों को जेलों में बंद कर दिया। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था। और इसी इशू पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ भी करा देता हूं, इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ टीआर श्रीनिवास जी हैं जो सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ एक और ख़ास मेहमान नम्रता शर्मा जी हैं जो सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस की, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। कुछ देर में हमारे साथ पीडीपी के लीडर भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। नम्रता शर्मा जी और टीआर श्रीनिवास जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। मैं टीआर श्रीनिवास जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा। आज बहुत अहम दिन है और आपातकाल के 49 साल पूरे हुए हैं, लेकिन इस मौके पर हम देख रहे हैं कि आप लोग यानी बीजेपी पूरे देश में काला दिवस मना रही है। आज जगह जगह, चाहे हिमाचल की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर की, या यूं कहें कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बीजेपी काला दिवस मना रही है, प्रोटेस्ट और एहतजाज कर रही है और प्रदर्शन कर रही है। आखिर क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया। ये अहम डिबेट पे आज आपने मेरे को न्योता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी मेरे फेलो पैनलिस्ट जो हैं, जो ज्वाइन कर रही हैं कांग्रेस से जम्मू कश्मीर, उनको मेरा आदाब। अब ये बहुत ही अहम डिबेट है। अगर मैं कहूँ, ये सिल्वर जुबली ईयर में हम एंटर हुए जब ये कांग्रेस ने जब इमरजेंसी लागू किया, संविधान की धज्जियां उड़ाई और उसका गला घोटा गया। ये सिल्वर जुबली ईयर है। ये हर किसी को, बच्चे को याद रहना चाहिए, जो आज कांग्रेस गुहार लगा रही है कि संविधान को बचाइए, मगर सबसे पहले गला घोटा कांग्रेस से ही। और सबसे पहले और ये जो इमरजेंसी जो लागू हुआ, बहुत सारे, मैं आज की डिबेट के लिए मैं पढ़ रहा था, मैं समझ में नहीं आता मेरे को इसका जो सबसे पहले जो बेसिक ढांचा था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जो लिखा गया संविधान, उसकी धज्जियां उड़ाकर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर 1976 में आप डालते हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड डालते हैं। आपको क्या लगता था कि जब सस्पेंडेड एनिमेशन में जब ये पार्लियामेंट में था, ये क्या करना, ये करेक्ट था? ये आप सोचिए। क्यों आप जब दूसरों पे आप लालछन लगाते हैं, 4 उंगलियां आपकी तरफ हैं। सबसे पहले करता धरता जो कांग्रेस की धज्जियां, जो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई, वो आपने हैं।
और सबसे ज्यादा आपने आर्टिकल 356, वो एक सेकंड टाइप ऑफ इमरजेंसी है जो डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स 90 टाइम तो आपने यूज किया है। फिर आप किसकी गुहार लगाते हैं? ये काला दिवस तो सिल्वर जुबली में एंटर हुआ है। ये काला जो कॉन्स्टिट्यूशन पे जो काला धब्बा है वो सिल्वर जुबली का ईयर है। हर किसी को पता लगना चाहिए जो कांग्रेस घड़ियाली आंसू जो रो रही है इसका हकीकत क्या है। चलिए, मैं नम्रता शर्मा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि वरिंदर सिंह सोनू जी जम्मू कश्मीर पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिंदर सिंह सोनू जी, सर आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। नम्रता शर्मा जी, TR श्रीनिवास जी ने कहा कि कांग्रेस आज संविधान की और लोकतंत्र की दुहाई दे रही है, लेकिन आज से 49 साल और 50 साल पहले जो कुछ देश में हुआ था उसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, बड़ी विडंबना की बात है, जिन्होंने संविधान बिल्कुल बदलने की बात की और चुनाव में इन्हीं के सांसदों ने और खुद प्रधानमंत्री ने कई बार कहा कि बदलाव लाना है, और ये लोग हमें बता रहे हैं, लल्लू सिंह जी ने कहा, बहुत सारे अरुण गोविल जी ने कहा, और ऑन ये सब कुछ आपके मीडिया के माध्यम से है। आपके ना करने से श्रीनिवास जी नहीं जाएगा मेरे भाई, 2 मिनट इंतजार कीजिए। देखिए, आज ये जो जिस तरह से काला अध्याय, हमने तो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगाई होगी ना, ये तो अनडिक्लेयर्ड डेमोक्रेसी फॉर द लास्ट 10 years द इंडिया इज बेयरिंग, हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, 144 सांसदों को निष्कासित कर दिया जाता है सदन से, ताकि 18 सितंबर को जब एक सदन लगता है वो कहते हैं जी प्राइवेसी जो हमारी पार्लियामेंट की इन्होंने कैसे यहाँ ब्रीच हुआ, सिक्योरिटी ब्रीच, उसके ऊपर 144 सांसदों को बाहर कर दिया जाता है। राहुल गांधी जी को सिर्फ ये कहने के लिए कि अडानी के साथ आपका रिश्ता क्या है, रिश्ता क्या कहलाता है, आप उनकी संसदा रद्द कर देते हैं। शुक्रिया है सुप्रीम कोर्ट का कि वो इंटरवेन करती है। तो ये जो आज संविधान की, और मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, सत्ता गई हमारे हाथ से। क्यों लगी थी इमरजेंसी, ये रीजन जानते हैं? आज देश को जानने का हक है कि क्यों लगी थी। बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, 14 प्राइवेट बैंक्स जो थे, जो कुछ उद्योगपतियों के पास थे, उनको प्राइवेटाइज किया गया था, और इंदिरा जी चाहती थी उनको नेशनलाइज किया गया था, और इंदिरा जी चाहती थी कि देश के कोने कोने गांव-गांव तक वो बैंक पहुंचे ताकि उनका लाभ एक गरीब आवाम भी उठा सके। उसके बाद दूसरा ये कारण था कि जो प्रिवी प्योर बर्स था, जिसके तहत सरकार कुछ जो राजघराने थे उनको बहुत पैसा दिया करती थी, इंदिरा जी इसके खिलाफ थी, इस तरह से नहीं दिया जाना चाहिए, इसलिए उन महाराजाओं ने भी विद्रोह किया, जिसके बाद वो चुनाव में भी आए, और सिर्फ मेरे ख्याल से माधवराव सिंधिया जी वो चुनाव जीते, और गुड़गांव से हमारे पटौदी साहब वो चुनाव हार गए, जिससे उनको पता चला। और 1990 में ये आंकड़ा जो आज 240 पे रुक गया है ना, मोदी जी का 411 करते थे, आज एनडीए की याद आ रही है। कब हुई थी अलायंस की मीटिंग लास्ट टाइम, एनडीए अलायंस की? लेकिन आज बैसाखियों का सहारा, नीतीश और नायडू जो डिपेंडेंट अलायंस है ना, ये आज मजबूर कर गया आपको एनडीए कहलाने के लिए। और आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इंदिरा जी ने तो उस टाइम भी 1980 में भी देश ने मान लिया। श्रीनिवास जी जल्दी से जवाब दीजिए, सहमत नहीं है? चला सकता है। हाँ, नम्रता जी, श्रीनिवास जी, TR श्रीनिवास जी सहमत नहीं, जवाब दे रहे हैं। इंदिरा जी वापस आई थी। देखिए, सबसे पहले ये जो फैसिज्म की बात करते हैं, सबसे बड़ा फैसिज्म इन्होंने 1975 ऑनवर्ड जब इमरजेंसी लगा था, सबसे पहले स्टार्ट किया। 14 नवंबर 2014 का BBC का आर्टिकल उठा के देख लीजिए, इंडिया डार्क हिस्ट्री ऑफ स्टरलाइजेशन, 6.2 मिलियन पीपल वर स्टरलाइज, विच वाज 15% नाजीज से ज्यादा स्टरलाइज किया। ये क्या फैसिज्म नहीं है तो और क्या है? जो कहर ढहा जो हमारे देश के लोगों पर इमरजेंसी के टाइम पे, ये क्या था? और दूसरी ये बात करते हैं तानाशाह और सस्पेंशन ऑफ एमपीज। देखिए, सबके सामने जग जाहिर है, सबके सामने लाइव फुटेज है। एमपीज जो ऑनरेबल एमपीज कहलाते हैं, जो पार्लियामेंट में होते हैं, वो क्या चिल्लाते हैं, वो क्या डेस्क पर चढ़ के नाचते हैं, वो क्या स्पीकर और जो डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं, उनको क्या वो तौहीन करते हैं। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर उसका उल्लंघन होता है, इसलिए आप सस्पेंड होते हैं। आप ये काला धब्बा नहीं हटा सकती। कांग्रेस ने बर्बाद किया है इस देश को,
कांग्रेस ने बर्बाद किया इस देश को। 100 टाइम्स मैं बोलूंगा। आज सिल्वर जुबली है ये ब्लैक स्पॉट की, ये ब्लैक स्पॉट की सिल्वर जुबली है कांग्रेस का। कांग्रेस जब तक रहेगा ये ब्लैक स्पॉट आपको याद आते रहेगा। आपने देश को बर्बाद किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद किया आपने। आप ये बोलते हैं बात करती है कांग्रेस ने इजाद किया है और निकाला है, हमारी तरफ से किसी ने नहीं बोला, हमारी तरफ से किसी ने नहीं बोला। हम सभी से बोल लेंगे ये हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। आप गलत बोल रही है, गुमराह कर रही है लोगों को। ये सबसे पहला किसने स्टार्ट किया था? बैकडोर एंट्री, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बैकडोर एंट्री किसने किया? कांग्रेस ने किया 1976 में। उसके करता धरता आप थे। असर करिए, झूठ बोलती हैं आप, झूठ बोलती हैं, गुमराह कर रही है। इमरजेंसी स्टेट गवर्नमेंट आर्टिकल 356 को किसने मिसयूज करके किसने किया है? चलिए ठीक है, मैं वरिंदर सिंह सोनू जी को भी जोड़ लेता हूं। मैं आ रहा हूं, फिर मैं आ रहा हूं। टीआर श्रीनिवास जी और नम्रता जी, मैं दोनों के पास दोबारा से आऊंगा। मैं वरिंदर जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं उन्हें भी चर्चा में जोड़ लेता हूं। वरिंदर सिंह सोनू जी, किस तरह से देखा जाए 25 जून का दिन जब जब आता है तब तब देश का एक धड़ा जो है, या ये कहे कि बीजेपी इसे लेकर काला दिन इसे मनाती है, लेकिन आज भी देश में जो विपक्ष है, जो इंडिया अलायंस है जिसमें पीडीपी भी आती है, आप लोग संविधान को बचाने की बात कह रहे हैं, लेकिन आज से 50 साल पहले जो कुछ हुआ था उसे किस तरह से देखा जाए, और क्या वाकई में आज के हालात भी उसी तरह के बने हुए हैं? वरिंदर जी देखिए, अबू हुरैरा साहब, ऐसे है कि किसी भी लोकतंत्र देश में जी डेमोक्रेसी का कत्ल करके तो वहां पर डेमोक्रेसी को खत्म किया जाएगा, तो मेरे हिसाब से वो बुरी चीज है। अगर 25 जून 1975 को कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई जी, तो उस इमरजेंसी का रिजल्ट देख लिए ना। आज जिनके हाथ में सत्ता उस इमरजेंसी से बाहर निकले हैं। वही एक विद्रोह था, वही एक लीडरशिप क्वालिटी निकली थी जिनके बाद में सत्ता संभाली। लेकिन अगर कांग्रेस ने गलत किया 1 मिनट के लिए तो उसको उसकी सजा मिल गई, वो आउट ऑफ सिप हो गए, पावर से बाहर हो गए। लेकिन 5 साल के बाद वो दोबारा सत्ता में भी आ गए। लेकिन उन्होंने तो ऐलान करके इमरजेंसी लगाई थी। मैं उसको कभी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने पहले भी कह दिया कि डेमोक्रेसी को खत्म करना बुरी चीज है। लेकिन एक चीज है, वो 50 साल पहले की बात थी अबू हुरैरा साहब जी। मैं पिछले 10 साल से पूछना चाहता हूं, खासतौर से मोदी गवर्नमेंट का जो मोदी 2 रिजाइम है, मुझे बताइए, आपने पिछले 5 सालों में तो सब कुछ ही तबाह कर दिया। आपने इमरजेंसी लगाई लेकिन अनडिक्लेयर्ड, उन्होंने तो डिक्लेयर करके इमरजेंसी लगाई थी, उनकी गलती थी, गलती की सजा उन्होंने भुगत ली। आपने जो किया उसके ऊपर कौन बात करेगा? आप 75 जैसे हालात पहले पर बात तो करना चाहते हैं। क्या आज के हालात 75 जैसे हैं? मैं बता रहा हूं, सुनिए ना, क्यों नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। आपके 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में हैं। उन्होंने किया क्या है, उसी कंपनी से पैसे भारतीय जनता पार्टी ने लिए तो वो दूध के दूल्हे हो गए। उसी कंपनी से चंदा अगर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ने लिया तो वो कल्प्रिट हो गया। भाई, किस तरह की कानून व्यवस्था है, किस तरह का संविधान देश में चल रहा है? दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हमें आप ये बताइए कि आपने पिछले 5 सालों में कितनी बार लोकतंत्र का कत्ल किया? सबसे जिंदा जागता मिसाल तो जम्मू कश्मीर है। यहां पर पिछले 10 सालों से हम असेंबली का हक, चुनने का हक हमें नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में एजिटेशन होती देखी थी कि यूटी से स्टेट बनेगी। ये तो पहली दफा हुआ, स्टेट से यूटी बना दी। आप जम्मू कश्मीर जैसी प्रिंसेस स्टेट को एक एलजी के हिसाब से चलवाना चाहते हैं, जो दिल्ली से आपने अपॉइंट किया है। आप, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप हमें पंच चुनने की आज्ञा नहीं देते, आप सरपंच चुनने का हौसला नहीं जो आपके पास, आप कारपोरेशन नहीं रख सके, आप असेंबली नहीं रख सके, तो बताइए किस तरह की डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं? आपके राज में तो डेमोक्रेसी नहीं भाई, डांगोक्रेसी है। मैं नम्रता जी, मुझे बताइए, महुआ मित्रा जी ने क्या कहा था? मेरी सुनिए, महुआ मित्रा जी ने क्या कहा था मुझे बताइए। राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? ओम बिरला साहब स्पीकर थे जब हाउस में,
तो एक भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट ने दूसरे एमपी के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किए थे, आपको याद होगा, मैं वो चैनल पे कह नहीं सकता। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप हमें ये बताइए, आप किस तरह लोकतंत्र की बात करते हैं जिसको आपने दिन दिहाड़े लोगों की सरकारें तोड़ी। महाराष्ट्र में आपने जो किया, श्रीनिवास जी, अपोजिशन ये कह रहा है कि आज तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। 1975 में तो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, लेकिन आज विपक्ष कह रहा है कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है पिछले 10 सालों से देश में। नम्रता जी, आ रहा हूं। चलिए ठीक है, शायद मेरी आवाज टीआर श्रीनिवास जी तक नहीं जा रही, मैं दोबारा जाऊंगा और जो सवाल वरिंदर सिंह सोनू जी ने किया उस पर भी हम उनसे जवाब लेंगे। नम्रता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस वक्त जो न्यायपालिका थी उसमें इतनी ताकत थी कि एक प्रधानमंत्री को उन्होंने कह दिया कि ये प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, जबकि 16 मामले उन पर दर्ज किए गए थे। 14 बहुत ही ऐसे मामले थे कि यूपी में उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा कि वहां की सरकार ने पूरा दमखम लगाया कि हम चुनाव जीत सके। दूसरा ये मुकदमा था कि स्टेज बहुत ऊंची लगाई, इस तरह के चीजों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे। तो मुझे लगता है कि आज क्या प्रधानमंत्री को कोई इस तरह से चैलेंज कर सकता है इन हिटलर को? आज जिस तरह से दमनकारी नीतियों से ये देश को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, देश का सबसे बड़ा घोटाला, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में चुप्पी साधते हैं प्रधानमंत्री और अपने आप को भगवान कृष्ण कहते हैं, कभी अपने आप को अविनाशी शिव कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो अनडिक्लेयर्ड डेमोक्रेसी है, जिसका आज कुकृत्य पूरा देश देख रहा है और सह रहा है, जिस तरह से आज आप देख रहे हैं किस तरह से नीट के स्कैम हो रहे हैं, रेल की दुर्घटनाएं घट रही हैं, कश्मीर में पूरा टेररिज्म अभी दोबारा से जम्मू के अंदर बढ़ रहा है, तो इनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? कौन अकाउंटेबल है इन सब चीजों के लिए? और कल वो कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन हो। आज हमने कहा कि अगर डिप्यूटी स्पीकर हमें दे दीजिए, लेकिन कहां से आएगी कंस्ट्रक्टिव? चलिए जवाब ले लेते हैं। श्रीनिवास जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। श्रीनिवास जी, अब नम्रता शर्मा जी ने भी सवाल उठाया और इसके अलावा वरिंदर जी ने भी कहा, आज हम देख रहे हैं विपक्ष कह रहा है कि पिछले 10 सालों से देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, अनडिक्लेयर्ड आपातकाल है। 1975 में तो उस वक्त की सरकार ने डिक्लेयर किया था, इंदिरा गांधी जी ने, लेकिन आज तो अनडिक्लेयर इमरजेंसी से विपक्ष बता रहा है। अबू साहब देखिए, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, जब आपको कोई सवाल पूछा जाता है, कोई अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हिसाब मांगा जाता है, तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी में डिक्लेयर जा वो उसको दाखिल कर देते हैं उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप में हमने एफआरबीएम के अंडर कोई फंड्स किसी स्टेट को एलोकेट किए हैं, आपको ये ईडी और सीबीआई रेट्स जो पहले के जो स्कैम्स हुए हैं 2014 से पहले, वो लॉ इज टेकिंग इज ओन कोर्स, वो अपना खुद का वो टाइमलाइन पे आ रहा है, वो उसका सुनवाई हो रही है। फॉर एग्जांपल, इन्होंने हमारे पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है, वो मैं कट होने से पहले कुछ सुन रहा था कि दो सीएम जेल में हैं। अब देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने तो उसमें किंग पिन को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और कोर्ट का ये मानना भी है, वी हैव सफिशिएंट ग्राउंड टू अंडरस्टैंड दीज पीपल, सो XYZ हैव बीन द सोर्स ऑफ दिस एंटायर फंड। वो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में है, वो मेरे या बीजेपी का ऑब्जर्वेशन नहीं है। और ऊपर से दूसरे जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, अगर वो सही में करेक्ट हैं तो केस तो वो लड़ ही रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है? अब बाहर कम आउट क्लीन। यहाँ और हमारे माननीय अमित शाह जी ने बहुत बारी बोल चुके हैं कि जो भी हमको ज्वाइन करता है बीजेपी में, वो भले ही उन पे कोई केस हो, दे हैव टू फाइट देयर ओन केस, वो उनको खुद अपना केस लड़ना पड़ेगा। जी वरिंदर जी, श्रीनिवास जी कह रहे हैं कि जब गलती की होगी तो हिसाब तो देना पड़ेगा, जवाबदेही तो तय होगी, उसे फिर आप अनडिक्लेयर इमरजेंसी कहिए या कुछ भी कहिए। देखिए, ऐसे है अबू हुरैरा साहब, मैं सुन रहा था मेरे भाई को जी, तो मैं हंस भी रहा हूं। मुझे बताइए, ये किस तरह की बात करते हैं? ये क्या समझते हैं? देश की जनता को मूर्ख समझते हैं? आपने महाराष्ट्र में कहा अजीत पवार साहब के लिए कि उन्होंने चोरी की है, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, मैंने थोड़ी कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, होम मिनिस्टर साहब ने कहा। तो आपने रात को 1:30 बजे गवर्नर उसका शटर खोला तो उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर की ओथ दिलाई और उनके ऊपर चल रहे सिंचाई घोटाले की फाइल बंद कर दी।
क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। मैंने नहीं कही ये बात, ये आपने करके बताई है। आप मुझे बताइए, जो आपके पास आता है आप उसके केस भी बंद करते हो। जिस कंपनी से पैसे चंदे के रूप में केजरीवाल जी पर आरोप लगाया गया वो जेल में है, जिस भारतीय जनता पार्टी को भी उस कंपनी ने दिए, वो चुनाव लड़के तो एमपी बन के वो देशभक्त पार्टी है। आइए किस तरह चल सकता है दोहरा मापदंड? मैंने जो आपको बताया कि जीत पवार साहब के केस में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है, मैं इनसे पूछना बताइए कि जीत पवार साहब को करप्ट आपने कहा, मैंने कहा ही नहीं। आपने नीतीश कुमार जी के लिए कहा था, क्या क्या लफ्ज आपने इस्तेमाल किए थे, तो फिर आप 6 महीने के बाद उनके साथ आ गए। आप मुझे बताइए, आपका तो ना भाई आपका पता क्या है, आपका ना खाता ना भाई, जो कि बीजेपी, वही बात सही, आप किसी पर इल्जाम लगाते हैं, श्रीनिवास जी, रात को श्रीनिवास जी, सुबह उसको साथ बताते हैं। बताइए हमारे पीडीपी के जो भाई हैं जो बोले जा रहे हैं, उनको एक चीज मैं उनको एक ही बोलना चाहता हूं, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। हम और आप बैठ के यहाँ किसी पे जजमेंट पास करना मुनासिब नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, कौन सी ताकत से कि आपने उनको क्लीन चिट दी सिंचाई घोटाले में? पहले मुझे ये बता दीजिए, आपकी सरकार में कौन सी ताकत थी कि आपने क्लीन चिट दे दी उसको? सबर रखिए, आप कह रहे हैं बोली जा रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ उसका जवाब दो मेरे भाई। सबर रखिए, आपके पास कौन सी ताकत थी? आपने क्लीन चिट दी, सुनने की ताकत रखिए, बताइए। सुनने की ताकत रखिए जनाब, सुनने की ताकत। हाँ देखिए, ईडी के और जो बाकी जुडिशरी है हमारे, दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय बीजेपी। वो लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, क्योंकि जजमेंट जो है अगर आपके खिलाफ वेरी मच कंट्रोल्ड बाय बीजेपी, नाउ यू आर नॉट कंट्रोलिंग। मेरी बात सुनिए, मैं आपको कह रहा हूं, मैंने जीत पवार के लिए पूछा है, उसका जवाब दीजिए। आपने एनओसी दी कि नहीं दी? आपने क्लीन चिट दी कि नहीं दी? ये क्या बात है? क्रैक्स आ रहे हैं, भ्रष्ट सरकार मोदी जी चला रहे हैं, भ्रष्टाचार का तंत्र फैला रहे हैं। देखिए, भ्रष्ट के बारे में आप ना बोले तो अच्छा है। गरीबी हटाओ से चालू हुआ है, और यूपीए 1 और 2 में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड किए ना स्कैम का यूटीए, अभी रुकिए, अगस्ता वेस्टलैंड का वो चिट्ठा भागाने वाला, अगस्ता वेस्टलैंड का चिट्ठा भागाने वाला मजा देखिए। फिर देखिए, वो जो हेलीकॉप्टर अगस्त तक उड़ने वाला है ना कांग्रेस में, सब देंगे। देखो, शांत करिए, सब आएंगे। कांग्रेस का जो हेलीकॉप्टर है ना वो आएगा नीचे, कांग्रेस का जो हेलीकॉप्टर है नीचे आएगा। रुको, अभी आएगा वो अगस्ता इटली वाला याद है? इटली वाला याद है? हेलीकॉप्टर का इटली वाला आपको इटली वाला याद है? इटली आपको इटली वाला याद है? देखिए, आज जम्मू कश्मीर हाल है ना, आज जो आ रहा है, इकॉनमी बढ़ रही है। बाकी कांग्रेस के टाइम क्या था, मार के भिगाया था आप लोगों ने। कुछ तो शर्म करो, यहाँ के आप हमें करो। पंडितों को मार के भगाया था कांग्रेस, कुछ तो शर्म करो। कितने स्कैम तीन डायनेस्टी करती थी, क्या प्रोग्रेस था, क्या डेवलपमेंट थी, आप सोचिए। डायनेस्टी रूल करते थे। आज जब इलेक्शन हुए, डायनेस्टी हारा। ठीक है, मैंने काफी समय दे दिया श्रीनिवास जी और नम्रता जी, मैंने काफी समय दे दिया, लेकिन मैं वीरेंद्र जी बहुत छोटा सा एक रिएक्शन आपका लूंगा। वीरेंद्र जी, आपने जैसा कि कहा कि 1975 में जो कुछ उस वक्त की सरकार ने किया वो भी सही नहीं था, और आज जो कुछ हो रहा है वो भी सही नहीं है। यानी अब मौजूदा सरकार को भी समझना चाहिए कि एक नाराजगी है विपक्ष में, लोगों में एक नाराजगी है। देखिए, लोगों में तो नाराजगी है अबू हुरैरा साहब, विपक्ष की तो चलिए मैं लोगों की नाराजगी की बात करता हूं। जो 370 सीटें लाने की बात करते थे, 400 पार जाते थे, वो 240 पर आ गए। इनका ग्राफ और भी 25-30 नीचे होना था। चलिए, इन्होंने धर्म के नाम पे या और बहुत सारी बातें मैं करना नहीं चाहता।
सरकार को ये समझना चाहिए, खासतौर भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री साहब को, कि आप उसी लेवल पर अब आप सोच रहे हैं कि शायद हमारी खुद की अक्सरियत है, आप कोलिशन सरकार चला रहे हैं। और पहली दफा ये हो रहा है कि बीजेपी के दफ्तर में एनडीए की बात हो रही है, वरना बातें तो यहाँ दो ही होती थी, मोदी सरकार और मोदी की गारंटी, तीसरे तक किसी का नाम भी नहीं पता था। आज अपोजिशन देश के लोगों ने अपोजिशन को मैंडेट दिया है, मजबूत अपोजिशन है, वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए किसी आदमी ने कत्ल किया है तो दूसरा आदमी ये तो नहीं कहेगा इसने 10 साल पहले कत्ल किया था मैं भी करूंगा, ये तो बात कोई बनती नहीं ना। मैं कहता हूं कि अगर 75 में इमरजेंसी लगी, कांग्रेस का गलत फैसला था, तो आप क्यों उस रास्ते पर आज चल रहे हैं? आपने क्यों ऐसी एक चीज बना के पेश कर रहे हैं? आप तो अनडिक्लेयर्ड श्रीनिवास जी अब इसका जवाब दे रहे हैं, इस पे ऊपर बात कीजिए। श्रीनिवास जी जवाब दे रहे हैं। जी श्रीनिवास जी, अपोजिशन विपक्ष कह रहा है कि उसी रास्ते पर आज सरकार चल रही है। देखिए विपक्ष के जब दाल गली नहीं, ये 10 साल में जितना हमने इकोनॉमी को साथ में लेके आए हैं, 2014 में जो फ्रेजाइल 5 का इकोनॉमी था ना, जो हम कटोरा लेके ऑलमोस्ट कांग्रेस ने खड़ा कर दिया था, आज जो इकोनॉमी जो है चौथे नंबर पर आई है, ये इन सब इनको दिखता नहीं है। जितना हमने डेवलपमेंट स्कीम डाला, कितने हाईवेज डाले, कितने हमने सुपर हाईवेज डाले, कितने रेल नेटवर्क हमने इलेक्ट्रिफिकेशन किया, कितने माइनॉरिटीज को सरकार की जिम्मेदारी है। आप सरकार में तब तो ये तो जिम्मेदारी है। यही तो बात है। अगर इन्होंने काम किया होता, कांग्रेस 1947 से खाने वाला तेल 200 रुपए किलो बेचा, 400 का सिलेंडर 1200 रुपए में बेचा, 50 रुपए लीटर तेल 100 रुपए में बेच रहे, कहते हमने इकॉनमी ठीक कर दी। परेशानी होती, बेरोजगारी चरम सीमा पर, बेरोजगारी प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट जो है सबसे ज्यादा है, और HSBC सर्विसेज 60 रुपए का किलो तेल आपने 200 रुपए किलो में बेच रहे हैं, 50 रुपए किलो वाली दाल आप 200 रुपए किलो में बेच रहे हो, कहते हैं आप बात बताइए, रेट मुझे बताइए, पेट्रोल की कीमत कहाँ पर पहुंच चुकी है? सबसे बड़ी बात सिलेंडर। चलिए ठीक है, देखिए सबकी बात हो गई, मैंने सबको टाइम दे दिया है, लेकिन इतना तो जरूर है, ये सोचने की जरूरत है, और मौजूदा सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर देश में आज से 50 साल पहले कोई गलत फैसला अगर किसी सरकार ने लिया है और उसका दर्द आज भी महसूस किया जा रहा है, तो मौजूदा सरकार को भी उससे सीखने की जरूरत है, ना कि उस पर सियासत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमारे साथ जुड़ने के लिए नम्रता शर्मा जी, TR श्रीनिवास जी और वीरेंद्र सिंह सोनू जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेके प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आज के ही दिन देश में इमरजेंसी लगा के बड़े बड़े लीडरों को जेलों में बंद कर दिया। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था।